क्वेश्चन है कि गॉस के नियम का उपयोग करके कूलम्ब का नियम निकाले, है ना। गॉस के नियम का बाबू प्रयोग करना है और आपको कूलम्ब के नियम को निकालना है, सत्यापित करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 में से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि 5 नंबर में आएगा, है ना। तो बाबू हम आपको बता देते हैं कि इसमें लिखा क्या है कि गॉस के नियम का उपयोग करके कूलम्ब का नियम निकाले। तो गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित, है ना, याद रखना है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स यानी फाई, ये क्या होता है, उसमें उपस्थित आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉस का नियम कहते हैं। हम आपको लाइन बाय लाइन समझाएंगे, एकदम प्यार से बच्चा की तरह समझाएंगे, ताकि आपको लगे नहीं ये लॉन्ग क्वेश्चन सर जी बता रहे हैं। और पूरे यूट्यूब पे सबसे आसान तरीका से बता देंगे। बहुत सारी ऐसी लेंदी होती है जो 2-2 3 पन्ने की हो जाती है, लेकिन हम आपको एकदम इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने गॉस का नियम पढ़ लिया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई इक्वल टू क्या होता है, गॉस का नियम, तो क्यू बटे में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, तो ε0 हो जाता है, जिसे हम लोग गॉस का नियम कहते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या समझा कि गॉस का नियम क्या है, क्योंकि समझना तो जरूरी है ना, तभी तो हम कूलम्ब का नियम ज्ञात करेंगे। तो फिर बोला जा रहा है कि कूलम्ब का नियम क्या है। तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है बाबू कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, वो क्या होता है, एक दूसरे के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उसकी बीच की जो दूरी होगी उसके वर्गों की व्युत्क्रमानुपाती होगी, ठीक है। यानी हमारा कूलम्ब का नियम क्या कहता है, F इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 1/4 पाई, यहाँ पे लिखिएगा ε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में क्या होता है, R² होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कूलम्ब का नियम कहते हैं। और हमको इसका प्रयोग करके हमको इसको साबित करना है, इसको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमने बाबू कूलम्ब का नियम बताया और गॉस का नियम आपको बताया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको कूलम्ब का नियम और बाबू गॉस का नियम समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों चलिए हम लोग क्या करते हैं कि गॉस के नियम का उपयोग करके कूलम्ब का नियम हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सिंपल सा सबसे पहले प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि मान लीजिएगा कि कोई बिंदु O है ना, ये मान लीजिए कि कोई बिंदु O है ना, ये क्या है, कोई बिंदु O है ना, कोई बिंदु O है, उस पे क्या है, +Q आवेश स्थित है, +Q आवेश स्थित है, क्या स्थित है बाबू, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, +Q आवेश क्या है बाबू, स्थित है। कोई बिंदु यहाँ पे O है जिसपे क्या है, +Q आवेश यहाँ पे क्या है, स्थित है ना। इससे R दूरी पर, यहाँ पे लिखिएगा सभी बच्चे कि इससे R दूरी पर बाबू क्या ध्यान में रखिएगा कि इससे R दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पे क्या है, P है ना, कोई बिंदु P है जहां पे +Q0 आवेश स्थित है, जहां पे क्या है, +Q0 आवेश स्थित है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण एगो गोला खींचेंगे, ठीक है। याद रख लेना है कि हम क्या करेंगे कि इसमें एगो संपूर्ण गोला खींचते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि संपूर्ण एगो गोला खींचते हैं, ठीक है, क्योंकि गॉस का नियम बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। गॉस का नियम बाबू किसके लिए लागू होता है, तो आप बोलेंगे कि गॉस का जो नियम है ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। चलिए हमने बंद पृष्ठ यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और आप लोग एक एक करके बच्चा समझते चलिएगा, है ना। देखिए तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा बाबू, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, इसको मिटा देते हैं ताकि सही रहे, है ना, एकदम अच्छा तरीके से आपको समझाएंगे ताकि कुछ भी दिक्कत ना हो आप सभी बच्चों को, ठीक है। एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, +Q0 आवेश स्थित है, क्या है बाबू, यहाँ पे ध्यान रखना है कि +Q0 आवेश स्थित है, +Q0 यहाँ पे क्या है, आवेश स्थित है, ये इस बिंदु पे क्या है, +Q0 आवेश स्थित है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा। तो बाबू ध्यान में ये रखना है कि सबसे पहले आपको लिखना है, इसमें सबसे पहले लिखना है प्रूफ में कि माना, यहाँ पे कैसे लिखिएगा आप लोग बाबू, कि माना कोई बिंदु O हो, है ना, यहाँ पे लिखिएगा कि माना कोई बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु, यहाँ पे लिखिएगा कि माना कोई बिंदु, है ना, कोई बिंदु यहाँ पे क्या है, O है ना, O है ना, उससे मतलब माना कि बिंदु O है जिस पर क्या है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि जिस पर +Q आवेश स्थित है, +Q यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आवेश क्या है, +Q आवेश क्या है, स्थित है। +Q आवेश क्या है प्यारे बच्चों, तो स्थित है, ऐसे लिख दीजिएगा कि क्या है, +Q आवेश स्थित है। अब इससे R दूरी पर एगो बिंदु P है, तो लिखिएगा कि इससे, यहाँ पे साफ साफ कि इससे, है ना, इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर, है ना, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है ना, एक बिंदु हमने क्या लिया है, एक बिंदु हमने लिया है P, है ना, P जिस पर क्या है, +Q0 आवेश स्थित है, जिस पर, यहाँ पे लिखिएगा कि जिस पर, है ना,
जिस पर यहाँ पे क्या लिखेगा कि प्लस क्यू नोट आवेश हमारा क्या है स्थित है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। प्लस क्यू नोट आवेश क्या है प्यारे बच्चों, स्थित है, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब इतना आपको समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, तो संपूर्ण विद्युतीय मतलब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा एक बार बता दीजिए सभी बच्चे। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि संपूर्ण, यहाँ पे याद रखना है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, है ना, संपूर्ण गॉसियन यहां पे लिखिएगा कि पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, यहां पे लिखिएगा गुजरने वाला, गुजरने वाला, है ना, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, है ना, क्या लिखिएगा कुल विद्युत फ्लक्स, है ना, कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा प्यारे बच्चों, फ्लक्स हमारा क्या होगा हम आपको बता देते हैं। कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों फाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्यारे बच्चों ई ए कॉस थीटा होता है, तो आप लिख दीजिएगा क्या ई ए, यहां पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा होता है। इतना आप लोग लिख पाइएगा कि नहीं, सबसे पहले आप लोग इतना बता दीजिए, इतना आप लोग लिख पाइएगा कि नहीं, लिख दीजिएगा। सिंपल सा हम आपको फिर से बता रहे हैं कि लिखिएगा ऐसे, अगर आपको सत्यापन करना होगा तो साफ लिखिएगा कि माना कोई बिंदु ओ है, इससे प्यारे बच्चों उस पे क्या है प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे आर दूरी पर बिंदु एगो पी है, इससे आर दूरी पे क्या है एगो बिंदु पी है जहां पे क्या है प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है ना यहाँ पे, तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा कि नहीं, इतना आप लोग लिख दीजिएगा कि नहीं, एगो बिंदु पी है जिसपे प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है, तब लिखिएगा कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों अब यहां आप देख लीजिए कि फाई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, तो यहां पे हमारा लिख देंगे फाई, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ फाई इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है, तो हमने लिखा है ई ए, यहां पे हमने लिखा है क्या कॉस थीटा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए, एक बात बताइए आप लोग कि ये हमारा क्या है बाबू संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ है ना, तो अगर प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे तो इसकी क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से होगी बाबू, इसकी जो क्षेत्र होगा, इसका जो क्षेत्र होगा इस प्रकार से होगा, लेकिन प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता क्या होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, तो प्यारे बच्चों इसकी भी दिशा क्या होगी तीव्रता की, तो प्यारे बच्चों इसी की दिशा में होगी। चूंकि ये इसी एक ही दिशा में होने के कारण इन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा, है ना, इन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो वहीं हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान में रखना है कि हम लिखेंगे फाई ई संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, यहां पे क्या होगा ई है तो ई लिख देंगे और ए है तो ए, और कॉस यहां पे क्या कर देंगे बाबू थीटा का मान हमने कितना बताया कि जब दोनों एक ही दिशा में है, जब दोनों एक ही दिशा में है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री क्या हो जाएगा वहां पे कोण बनेगा, तो हमने क्या लिख दिया बच्चे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि फाई इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ई ए, और प्यारे बच्चों कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो बाबू 1 में गुणा कीजिएगा, मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो फिर क्या होगा 1 ही होगा, होगा ना, तो बाबू कॉस अगर 0 डिग्री का मान 1 होता है तो ये में आप लोग गुणा कीजिएगा तो क्या होगा ये ही आएगा, तो ये हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और चूंकि यहां पे आप लोग फिर लिखिएगा चूंकि प्यारे बच्चों यहां पे आप लोग चूंकि लिख दीजिएगा कि ए क्या होता है, ए क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये ए हमारा क्या है संपूर्ण यहां पे क्या है प्यारे बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। प्यारे बच्चों ए क्या होता है क्षेत्रफल, यानी जो हमारा ए है इसमें यहां पे ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा ए है ये कोस थीटा है, तो ये तो तीव्रता है और ये क्या है हमारा क्षेत्रफल है, तो संपूर्ण यहां पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बाबू आप बोलेंगे कि ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई यहां पे क्या लिखेंगे आर स्क्वायर, यानी हम ए के बदले क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे आप साफ लिखिएगा कि फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई हो जाएगा इंटू ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 पाई, यहां पे याद रखना है कि आर स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। चूंकि प्यारे बच्चों यहां पे आपको पता है कि फिर लिखिएगा चूंकि, यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा चूंकि, है ना, आप लोग क्या लिखिएगा बाबू यहां पे हम आपको बता देते हैं, लिखिएगा कि चूंकि यानी फाई इक्वल टू क्या होता है संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है क्यू बट्टे में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है ना प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था गॉस के प्रमेय से, तो इसको थोड़ा सा और साइड में कर दीजिए ताकि जगह हमारा क्या होगा बचेगा। तो यहां पे आप लोग चूंकि करके लिख सकते हैं कि चूंकि यहां पे फाई इक्वल टू क्या होता है तो क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है। आप सभी को पता है ना कि बाबू संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स से गुजरने वाला क्या होता है उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है गॉस के प्रमेय से, तो हम लोग क्या लिखेंगे फाई की जगह पे क्या लिखेंगे क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं क्यू और बटे में यहां पे क्या कर देंगे एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्या क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है, तो फाई ई के बदले में हम लोग क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू
हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई, यहाँ पे याद रखना है कि आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम ई का वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सुनिएगा सबसे बढ़िया से, अगर हम यहाँ से ई का वैल्यू निकालेंगे तो ई को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई, यहाँ पे याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, क्यू बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम ई का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 1 बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, और क्यू बटे में यहाँ पे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया प्यारे बच्चों, हमारा तीव्रता निकल गया ना तीव्रता, ई हमारा मान निकल गया। तो जैसे हम लोग जानते हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जैसे हम सभी को पता है, ध्यान में रखिएगा कि जितने भी सारे बच्चे हैं, जैसे हम सभी को पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बाबू, ई इक्वल टू क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बटे में क्या होता है क्यू नॉट होता है ना। तो प्यारे बच्चों हमको कूलम्ब का नियम निकालना है ना, तो एफ का मान निकालेंगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ई और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू नॉट हो जाएगा, चाहे क्यू नॉट ई होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एफ है तो एफ लिख देते हैं, एफ इक्वल टू है तो इक्वल टू, अब ई का वैल्यू है ना, ई इक्वल टू इतना है, तो हम लोग क्या करेंगे इस ई के वैल्यू पे ये वाला मान रख देंगे, तो हम लोग क्या रखेंगे 1/4 पाई यहाँ पे लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू, और प्यारे बच्चों क्या है, तो यहाँ पे है क्यू बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एगो क्यू नॉट, इसमें क्या करेगा गुणा करेगा, ठीक है, गुणा करेगा। यानी अगर हम इसको सही से लिखना चाहे बच्चे तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू 1 बटे में क्या हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों क्यू इंटू क्यू नॉट बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। और ये क्या है एक बार आप लोग बताइए, ये क्या है, तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चों कि ये तो हमारा कूलम्ब का नियम है, ये हमारा क्या है कूलम्ब का नियम है। तो क्या ये कूलम्ब का नियम सत्यापन हो गया कि नहीं, एक बार बताइए, हो गया, एक बार बताइए आप लोग कि ये हो गया कि नहीं। तो यही 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से, ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं है, बस आपको समझना है, लिखना है, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सत्यापन हो जाएगा। तो इतना आपको कंफर्म हो गया, एक बार बताइए कंफर्म हो गया, इतना आप कर सकते हैं। सिंपल सा एक बार फिर से समझिए कि गॉस के नियम का, तो बाबू गॉस के नियम का प्रयोग करके कूलम्ब का नियम ज्ञात करना है। तो गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स यानी संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स यानी फाई बाबू बराबर होता है उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, यानी प्यारे बच्चों गॉस का नियम हो गया। और कूलम्ब का नियम हमने आपको बताया, तो लिखिएगा कि माना कोई बिंदु ओ है, उस पे क्या है प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे आर दूरी पे एक बिंदु पी है जिसपे क्या है प्लस क्यू नॉट आवेश क्या है स्थित है, ठीक है। तब लिखिएगा कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्या होता है ई ए कोस थीटा होता है, जिसमें ई क्या होता है तीव्रता होता है, ए जो होता है प्यारे बच्चों ये क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्यारे बच्चों कोस थीटा का मतलब क्या, इस एरिया और प्यारे बच्चों इसकी तीव्रता के बीच का बना कोण। तो ये जबकि दोनों एक ही दिशा में है तो इसके बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी प्यारे बच्चों जब कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है तो जब 1 में ई से गुणा होगा तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि एरिया का सूत्र क्या होता है 4 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बाबू बस यहाँ पे हमने सोल्व किया है, और फाई इक्वल टू हमने अभी आपको गॉस का नियम पढ़ा है कि फाई इक्वल टू क्या होता है क्यू बटा में क्या होता है बाबू, यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या होता है तो क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो बस फाई ई की जगह पे हम लोग क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट करेंगे, और जब ई का वैल्यू निकालेंगे तो ये गुणा कर रहा है तो नीचे आ जाएगा, तो 1 बटा में एप्सिलॉन नॉट बटा में क्यू, और नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी तीव्रता हमारा निकल जाएगा। और जैसे आपको पता है कि ई इक्वल टू क्या होता है बटा में क्यू नॉट होता है, तो अगर हम ई का वैल्यू निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ई बट्टा में क्यू नॉट हो जाएगा, और ई का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखा है। अब ई का वैल्यू क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे, और प्यारे बच्चों हमारा कूलम्ब का नियम क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग सभी बच्चे लिख दीजिएगा प्रूफ। क्लियर क्लियर क्लियर, अभी तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन प्यारे बच्चों आपको करना क्या है हम आपको बता देते हैं कि समझ में आ गया कोई बात नहीं, लेकिन आप एक काम कीजिएगा इसका प्रैक्टिस अभी तुरंत 2-3 बार कीजिएगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा पानी पीते हैं, जब तक आप वेट कीजिए। क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि गॉस के प्रमेय को लिखे तथा इसको प्रूफ करे, सिद्ध करे। अब बाबू देखिए ये क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है उसका परिभाषा लिखे तथा गॉस के प्रमेय को लिखे और इसको सिद्ध करे। बाबू इसमें जोड़ देता है, हर क्वेश्चन में जोड़ देगा, और ये आपको जानना पड़ेगा बाबू, ध्यान रखना है, ठीक है। या तो दे देगा कूलम्ब का नियम क्या है, कूलम्ब का परिभाषा लिखे, उसके बाद से फिर उसी में ऐड कर देगा क्या कि गॉस के नियम को लिखे तथा इसको सत्यापन करे, है ना। तो ये सब दे देगा, ठीक है। कोई भी परिभाषा है को दे देगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है उसको परिभाषित करे तथा गॉस के नियम को लिखे और उसको सत्यापन करे। तो ये गॉस का जो नियम है ना सत्यापन हर क्वेश्चन में आता है,
तो ये जरूरी है पढ़ना और इसको सत्यापन करना, और आज हम आपको सिखा के रहेंगे। तो सिंपल सा सबसे पहले एक बात बताइए कि गॉस का नियम हमने क्या पढ़ाया? गॉस का नियम हमने पढ़ाया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, हमने क्या बताया चेला? हमने आपको यह बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, उसमें उपस्थित आवेश का एक बटे क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको हमने ये गॉस का नियम बता रखा है, इतना लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, 2 नंबर। लेकिन आपको प्रूफ करना है तो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो सिंपल सा बाबू आप क्या लिखेंगे, हम आपको बता देते हैं। सिंपल सा पहले लिखिएगा कि गॉस का प्रमेय, उसके बाद से इसका डेफिनेशन लिखिएगा। कैसे लिखिएगा चेला, हम आपको बता देते हैं कि गॉस का प्रमेय लिख के लिखिएगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुल आवेश को क्यों मान लेंगे, है ना। तो यहां पर याद रखना है कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश क्या हो, क्यों हो, तो गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, यानी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 बटा में यहां पे क्या हो जाएगा, क्यू बटा में 1/ε0 गुना हो जाएगा, यानी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्यू बटे में यहां पे ε0 गुना हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, तो बाबू इसे ही तो कहते हैं हम लोग गॉस का नियम। चलिए गॉस का नियम आपने इतना पढ़ लिया, इतना जान लिया काफी है कि गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स, उस यहां पे याद रखना है कि उस पे उपस्थित कुल आवेश का, जितना भी आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। तो अगर हम यहां पे कुल आवेश को क्यू मान ले तो क्यू बटा में क्या हो जाएगा, ε0 गुना हो जाएगा, जिसे हम लोग गॉस का नियम कहते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको हम लोग प्रूफ करने चलते हैं, प्रूफ करने। तो सिंपल सा प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बाबू, सबसे पहले ध्यान रखना है कि लिखना क्या है, कि माना कि यहां पे कोई बिंदु ओ है ना, लिखिएगा आप लोग कॉपी पे लिखते चलिए कि माना कोई बिंदु यहां पे क्या है, ओ है, माना कोई बिंदु ओ है ना, माना कोई बिंदु ओ है, इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर, है ना, इससे आर दूरी पर, ये दूरी क्या लेते हैं बाबू, हम लोग आर ले लेते हैं, इससे दूरी पे, यानी इससे आर दूरी पे, है ना, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु यहां पे क्या है, पी है ना, कोई बिंदु यहां पे क्या है, पी है, कोई बिंदु यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, तो पी है। ठीक है, कोई बिंदु यहां पे क्या है, पी है, तो उत्पन्न कुल गॉसियन पृष्ठ, है ना, यानी इसमें क्या होगा, गॉस का नियम किस लिए लगता है, तो इसमें क्या होता है बाबू, गॉसियन पृष्ठ उत्पन्न होता है। आपको पता है ना कि गॉस का नियम किस लिए लगता है, तो बाबू पृष्ठ के अंदर ही लगता है, पृष्ठ के हिसाब से लगता है, सभी को पता है। तो इसमें क्या होगा, पृष्ठ हम लोग को देना पड़ेगा गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये गॉसियन पृष्ठ ले लिया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिखना पड़ेगा आपको बाबू। ठीक है, कि माना कोई बिंदु ओ है, इस पे क्या है, प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है, इस पे क्या है प्यारे बच्चों, प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, और इससे आर दूरी पे कोई बिंदु पी है जहां पे प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि इसमें हम लोग को करना क्या है कि इसका बाबू हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा इसमें अल्पांश हिस्सा लेंगे, तो अल्पांश हम लोग क्या करेंगे कि एगो अल्पांश इसमें क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, अल्पांश गॉसियन पृष्ठ, है ना, यहां पे ध्यान रखना है, अल्पांश यानी छोटा सा एगो हिस्सा लेंगे, छोटा सा हिस्सा लेंगे। ठीक है, छोटा सा हिस्सा। ठीक है, ये आप लोग को क्लियर कर लेना है। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए कि जब छोटा सा हिस्सा लिए तो प्यारे बच्चों इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, छोटा सा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो डी ए लिखेंगे, यानी इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, छोटा सा एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसी हिसाब से निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों जब इसका क्षेत्रफल एरिया इस टाइप होगा, मतलब इधर का होगा, तो प्यारे बच्चों प्लस क्यू नॉट आवेश से जो तीव्रता होती है प्यारे बच्चों इसी की दिशा में होती है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तीव्रता हमारी कुछ इस प्रकार से होगी ई, है ना, यानी जब दोनों एक ही दिशा में हो तो इसके बीच का बना कोण कितना डिग्री का हो जाता है, 0 डिग्री का। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि जब हम इसको मिलाएंगे, है ना, जब हम इसको मिलाएंगे, ठीक है, जब हमने इसको मिलाया, ठीक है, ये सही से बना लीजिएगा, थोड़ा सा फिगर आप लोगों को सही से बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसको मिलाएंगे, ठीक है, जब हम इसको मिलाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहां पे ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा घन कोण। अब घन कोण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो आप बोलेंगे सर घन कोण को सूचित किया जाता है किससे, तो बाबू डब्ल्यू से, लेकिन अल्पांश हिस्सा है ना, तो हम लोग डी डब्ल्यू क्या करेंगे, अल्पांश से को हिस्सा लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो अल्पांश जो क्षेत्रफल है डी ए, इसके कारण संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स कितना निकलेगा, तो हम क्या लिखेंगे कि अल्पांश क्षेत्रफल डी ए के कारण उत्पन्न कुल विद्युतीय फ्लक्स, है ना। तो हम लोग यहां पे साफ साफ लिखते हैं कि अल्पांश क्षेत्रफल जो है हमारा, अल्पांश यहां पे लिखिएगा अल्पांश क्षेत्रफल। ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल डीए के कारण उत्पन्न यहां पे कुल विद्युतीय फ्लक्स, तो यहां पे आप लोग साफ लिख दीजिएगा अल्पांश, है ना, अल्पांश क्षेत्रफल, है ना, अल्पांश क्षेत्रफल डीए के कारण, है ना, डीए है अल्पांश है, तो अल्पांश क्षेत्रफल डीए के कारण, है ना, के कारण, डीए के कारण उत्पन्न, उत्पन्न लिखिएगा उत्पन्न, है ना, उत्पन्न, है ना, उत्पन्न कुल विद्युतीय फ्लक्स, है ना, कुल या संपूर्ण लिखिए या कुल यहां पे लिखिएगा विद्युत फ्लक्स, है ना,
कुल विद्युत यहाँ पे फ्लक्स लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, कुल विद्युत फ्लक्स, है ना, क्या हो जाएगा, तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो अल्पांश निकल रहा है, क्योंकि अल्पांश के कारण ही ना निकाल रहे हैं, ये अल्पांश का हम क्या, ये छोटा सा जो गॉसियन पृष्ठ लिए हैं इसका हम लोग क्या लिख रहे हैं कि एरिया, यानी इसके इससे जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो क्या गुजर रहा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि डी फाई ई, क्योंकि अल्पांश के लिए है तो डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे याद रखना है कि ई ए cos थीटा होता है, लेकिन हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, हमने आपको पीछे क्या पढ़ा है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए cos थीटा होता है, ई ए cos थीटा होता है, जिसमें क्या होता है, ई तीव्रता होता है, यहाँ पे क्यू आवेश से आर दूरी पे जो तीव्रता होता है ई, और ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, और cos थीटा यानी दोनों के बीच के बाना कोण। लेकिन प्यारे बच्चों अल्पांश ले रहे हैं हम लोग क्या, डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ई ए cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ई ए cos थीटा हो जाएगा, डी ए cos थीटा हो जाएगा, ई डी ए cos थीटा लिखिए, चाहे प्यारे बच्चों ई डी ए cos थीटा लिखिए, चाहे प्यारे बच्चों डी ए cos थीटा लिखिए, तो हम लोग साफ साफ लिखेंगे कि क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए cos थीटा। यहाँ पे याद रखना है कि ई डी ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और cos थीटा का मान आपको पता है कि 0 है। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमने तो प्यारे बच्चों कुल फ्लक्स निकाल लिया, लेकिन अब प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर इसकी तीव्रता भी तो निकालनी पड़ेगी, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर इसकी संपूर्ण जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, ठीक है, याद हो गया, लिखिएगा ऐसे ही बिल्कुल कि बिंदु आवेश के कारण क्यू के कारण जो होता है इसकी तीव्रता क्या होगी, बिंदु आवेश क्यू के कारण आर दूरी से इसकी तीव्रता, है ना, तो लिखिएगा कि बिंदु आवेश, यहाँ पे साफ साफ लिखिएगा कि बिंदु आवेश, साफ साफ लिखिएगा यहाँ पे कि बिंदु आवेश, है ना, बिंदु आवेश क्यू से, है ना, क्यू से, है ना, बिंदु आवेश प्लस क्यू से आर दूरी पर, है ना, आर दूरी पर तीव्रता, आर दूरी पर, है ना, आर दूरी पर बाबू तीव्रता लिखिएगा, तीव्रता, तीव्रता क्या होगी, तो प्यारे बच्चों तीव्रता क्या होता है, तो आप साफ साफ लिखिएगा कि तीव्रता सर जी होता है ई इक्वल टू क्या होता है, तो आप साफ साफ लिखिएगा कि ई इक्वल टू क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटे में आर होता है, ठीक है, आर स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, तो क्यू आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया, विभव भी ज्ञात किया था, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा बाबू, तो हमारा हो जाएगा, ध्यान में रखना है कि इस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप लिख दीजिएगा, साफ साफ लिखिएगा कि ये हमारा जो होगा सर क्या होगा, तो आप लिखिएगा कि ये हमारा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है। तो बाबू हम क्या करेंगे, समीकरण 1 है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, समीकरण 1 डी फाई ई, है ना, हमारा क्या लिखा हुआ है, डी फाई ई, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी फाई ई इक्वल टू क्या है, हमारा दिया हुआ है यहाँ पे ई, है ना, डी ए, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई डी ए, है ना, ई डी ए साफ साफ लिखते हैं, ई डी ए यहाँ पे क्या है, cos थीटा है, तो हम लोग cos थीटा लिख देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों समीकरण 1 में ई का मान रखने पे, ये क्या है हमारा समीकरण 1 है, इसमें क्या करेंगे, ई का वैल्यू रखेंगे, ई का मान रखेंगे, है ना, समीकरण 1 में ये जो समीकरण 1 है ना इसमें ई का वैल्यू रखेंगे, तो हमारा समीकरण 1 क्या कहता है, यहाँ पे यार ध्यान में रखना है, समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, तो डी फाई ई, तो हम लोग लिख देंगे क्या, डी फाई ई, है ना, डी फाई इक्वल टू क्या है, ई है, ई के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो ई के मान क्या लिखेंगे, 1 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और बचेगा क्या प्यारे बच्चों, तो बचेगा हमारा क्या, जब यहाँ पे हम लोग याद रखिएगा, जब यहाँ पे ई का मान रख दिए तो डी ए cos थीटा बचेगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, डी ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। हमने सिर्फ इस ई के जगह पर इस ई का वैल्यू रखा, ठीक है, हमने रख दिया। अब प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे याद रखना है कि डी फाई ई इक्वल टू क्या होगा, तो बाबू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए cos थीटा, डी ए cos थीटा बटे में हम इसको आर स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, क्यों क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों इसके पीछे का भी एक रीजन है, रीजन ये है कि प्यारे बच्चों याद रखना है कि चूंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा, अब तो जगह नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि चूंकि इसका वैल्यू जो होता है ना, इसका जो वैल्यू होता है डी डब्ल्यू होता है, डी डब्ल्यू इसका मान होता है डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का क्या होगा, डी ए cos थीटा बटे में आर स्क्वायर, इसके बदले हम लोग डी डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे प्यारे बच्चों, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर तो हो जाए कम से कम, है ना, चूंकि यहां पे लिख दीजिएगा सभी बच्चे, चूंकि 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 यहां पे लिख दीजिएगा कि यहाँ पे डी ए cos थीटा, है ना, डी ए cos थीटा बटे में आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो इसको हम लोग डी डब्ल्यू लिख सकते हैं, है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बदले हम लोग डी डब्ल्यू लिखेंगे, यानी प्यारे बच्चों डी फाई ई इक्वल टू क्या होगा, हमारा 1 में यहाँ पे क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे इसके हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू, है ना, क्यू और डी डब्ल्यू लिख सकते हैं, इसके बदले में क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू लिखेंगे, क्लियर।
क्लियर क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा प्यारे बच्चों संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स निकल गया। किसके लिए, तो इसके लिए अल्पांश जो हमने गॉसियन पृष्ठ लिया था, इसके लिए हमारा क्या निकल गया, कुल विद्युतीय फ्लक्स निकल गया, संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स निकल गया। अब हम लोग पूरे का निकालेंगे, तो पूरे के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको समाकलन करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पृष्ठीय समाकलन। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग इसका पृष्ठीय समाकलन करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, पृष्ठीय समाकलन करेंगे। देखिए कैसे होगा पृष्ठीय समाकलन, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि पृष्ठीय समाकलन कैसे करना है। तो क्या करेंगे कि प्यारे बच्चों मान लीजिए कि ये समीकरण क्या है ना, यहां पे मान लीजिए समीकरण 2 है, चाहे कुछ भी है। अब इसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा पृष्ठीय समाकलन करेंगे। तो ये हमारा पृष्ठीय समाकलन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाई ई, है ना, डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका भी पृष्ठीय समाकलन करेंगे। और पृष्ठीय समाकलन किसका करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी डब्ल्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और यहां पे क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा। तो अब देखिए जब इसका समाकलन करेंगे हम लोग, तो प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा फाई, है ना, इसका निकल जाएगा फाई। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, अब बाबू कांस्टेंट क्या क्या है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q हमारा क्या हो जाएगा, तो बाबू हमारा हो जाएगा कांस्टेंट है बाहर। उसके बाद से फिर हम लोग इसका पृष्ठीय समाकलन करेंगे, किसका, dw का। और dw का मान कितना होता है, चूंकि यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा, चूंकि यहां पे लिख दीजिएगा, चूंकि dw इक्वल टू क्या होता है, तो 4 पाई होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां पे क्या हो जाएगा, q है तो q, है ना। अब देखिए यहां पे क्या होगा, dw की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 पाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा सभी बच्चे, कि देखिए ये 4 पाई से क्या हुआ, ये 4 पाई हमारा कट गया, यानी फाई इक्वल टू क्या बचा, फाई इक्वल टू क्या बचा, 1 में यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचा, यहाँ पे क्यू बचा। यानी अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है, तो हमारा हो जाएगा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। और यही हमको प्रूफ करना था बच्चे, क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था। तो गॉस के नियम का सत्यापन भी प्यारे लाल हमने कर दिया, और कितना इजी तरीके से करा वो आपको साफ स्पष्ट दिख रहा होगा, पूरा साफ स्पष्ट है कि कितना इजी वे है इसको प्रूफ करने का, ठीक है। सिंपल सा फिर से एक बार समझ लीजिए कि आपको अगर बोलेगा तो क्या करना है, सिंपल सा गॉस का नियम लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद से पूरा का एक ही बार में निकालना है, संपूर्ण एक छोटा सा अल्पांश हिस्सा लेना है, इसका छोटा सा हिस्सा। अब इस छोटे से हिस्से में क्या करना है, संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स निकालना है। तो छोटा सा इसका क्षेत्रफल होगा डीए, है ना, छोटा सा क्षेत्रफल भी होगा डीए, ठीक है। तो जब छोटा सा क्षेत्रफल होगा डीए, तो प्यारे बच्चों संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई, है ना। उसमें क्या होगा, ये cos थीटा होता है, लेकिन छोटा सा संपूर्ण हिस्सा है तो छोटा सा भी विद्युतीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, डी यहां पे क्या ई डी ए cos थीटा लिख देंगे। उसके बाद से जब ई डी ए cos थीटा लिख देंगे, तो प्यारे बच्चों अब लिखेंगे बिंदु आवेश Q से r दूरी पे तीव्रता क्या होती है, हमने आपको बताया था इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q बटा में r स्क्वायर होता है। यानी किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पे वैद्युत विभव और तीव्रता हमने बताया, तो वही तीव्रता लिख देना है। और इस समीकरण में ई का मान रख देना। ये जो ई का मान है ना, ये ई का मान, ये जो प्यारे बच्चों ई का मान है, ये जो प्यारे बच्चों ये जो ई का मान है ना, इस ई के जगह पे इतना वैल्यू रख देना है। तो हमने क्या किया है कि समीकरण 1 में ई का वैल्यू रखने पे, तो हमने जब इसका वैल्यू रखा तो प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, और क्यू है, और क्या किए आर इसके बटा के नीचे कर दिए, क्योंकि इतना का वैल्यू हमको पता है डीडब्ल्यू होता है, क्योंकि इतना इक्वल टू डीडब्ल्यू। तो प्यारे बच्चों ये हमारा अल्पांश जो क्षेत्रफल है ना, गॉसियन पृष्ठ है, उसका हमने प्यारे बच्चों कुल विद्युतीय फ्लक्स उपस्थित यहाँ पे गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स हमने निकाल लिया। तो पूरा का पूरा फ्लक्स निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, पूरा का पूरा समाकलन, समाकलन का मतलब पूरा का पूरा जोड़। जब इसका पूरा समाकलन कर देंगे तो बाबू यहाँ पे जब इसका समाकलन होगा फाई ई निकलेगा, और प्यारे बच्चों कांस्टेंट क्यू तक है तो बाहर निकल गया डीडब्ल्यू, और डीडब्ल्यू का समाकलन क्या होता है, 4 पाई होता है। तो बस 4 पाई लिखिए और काट के निकाल दीजिए। तो ये बाबू गॉस वाला ना सत्यापन वाला 100% आता है, तो इसको ध्यान में रखना। संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए, है ना, किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। तो किसी संधारित्र की धारिता क्या होता है कि उसमें कितना वो आवेश संचित कर सकता है, उसी को तो संधारित्र की धारिता कहते हैं। कि किसी संधारित्र की धारिता क्या होता है कि उसमें कितना वो आवेश संचित कर सकता है, उसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। और प्यारे बच्चों इसे फैराडे से क्या किया जाता है, यहाँ पे इसका मात्रक फैराडे होता है, ठीक है, संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराडे होता है, ये आपको पता है। चलिए इसको हटाते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग कि किसी समानांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए क्या करिए, व्यंजक स्थापित कीजिए। दिखाइए कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का घनत्व हाफ यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, जहां पे ई क्या है, प्लेटों के बीच क्या वैद्युत क्षेत्र है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लिखना होगा कि किसी संधारित्र की धारिता क्या
है परिभाषित कीजिए, तो उसको आप लोग परिभाषित कीजिएगा। उसके बाद से लिखिएगा कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसके आयतन में संचित ऊर्जा हो जाती है ना। यानी जब भी किसी हम लोग संधारित्र को उसमें चार्ज देते हैं, आवेशित करते हैं, तो क्या होता है कि बाबू उसके आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को संधारित्र का संचित ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यहां पे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि बाबू यहां पे संधारित्र का संचित ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, तो सिंपल सा लिखिएगा कि जब भी किसी संधारित्र को हम लोग आवेशित करते हैं, जब भी हम उसको चार्ज देते हैं, तो उसके आयतन में क्या होता है, ऊर्जा संचित हो जाती है और उसी को क्या कहा जाता है, तो संधारित्रों का संचित ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। ठीक है, और आवेशित मतलब संधारित्रों का संचित ऊर्जा घनत्व को हम लोग स्मॉल यू से सूचित करते हैं और यू इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल यू बटे में क्या होता है, भी होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। या तो आप एक और डेफिनेशन बना लीजिए कि संधारित्रों के एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू याद रखना है कि संधारित्रों का संचित ऊर्जा घनत्व इसे कहा जाता है। तो देखिए आप लोग इसको याद रखिएगा, इसे हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसे क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। लेकिन अब बोला गया है क्या कि समानांतर प्लेट संधारित्र की संचित ऊर्जा, यानी जैसे हमको पता है कि किसी मान लीजिए कि कोई समानांतर प्लेट संधारित्र है, तो उसमें क्या होता है, तो आप लोग लिखिएगा कि यदि समानांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल क्या है बाबू, ए है ना, उसमें कोई पारावैद्युत माध्यम है ना, के, उसका पारावैद्युतांक क्या है, के है, कोई पारावैद्युत माध्यम है, उसका पारावैद्युतांक क्या है, के है, तथा उसके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, डी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने आपको क्या पढ़ाया, तो C इक्वल टू हमने क्या पढ़ाया था प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमने पढ़ाया था के, है ना, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे ए इंटू क्या पढ़ाया था बाबू, डी। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना आपको लिखना है, लिखिएगा कि यदि समानांतर प्लेट संधारित्रों का प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, कोई पारावैद्युत माध्यम का पारावैद्युतांक क्या है, के है, तथा इसके बीच की दूरी क्या है, डी है, जिसमें समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है, इसके के यानी पारावैद्युत के समानुपाती होता है बाबू, उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, जबकि इसके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना हमने पढ़ाया था। अब लिखिएगा यहाँ पे साफ साफ कि यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी हो तो प्लेटों के बीच आयतन में स्थित संचित ऊर्जा क्या होगा, तो बाबू संचित ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू कैपिटल यू से सूचित करते हैं। कैपिटल यू इक्वल टू क्या होता है, संचित ऊर्जा बाबू हाफ यहाँ पे क्या हो जाता है, सीबी स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ सीबी स्क्वायर। इसे हम क्या कहेंगे, समीकरण 2 कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, समीकरण 2 कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि इस सी का मान क्या करेंगे, इस सी में भरेंगे। ठीक है, यानी समीकरण 2 में लिखिएगा आप लोग साफ साफ कि समीकरण 2 में लिखिएगा कि समीकरण है ना दो में है ना, यहाँ पे सी का मान भरने पर, सी का मान रखने पर लिख दीजिएगा, रखने पर है ना, रखने पर। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि समीकरण 2 में इस सी का मान भरेंगे, यानी इस सी के जगह पे हम लोग इस सी का मान भरेंगे। तो बाबू हमारा समीकरण क्या है, सबसे पहले यहाँ पे संचित ऊर्जा U इक्वल टू क्या होती है बाबू, आप लिखिएगा हाफ, यहाँ पे CB स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सी के जगह पे सी का मान, और सी का वैल्यू क्या था, के एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी, यानी यहाँ पे U है तो हम लोग क्या करेंगे, U लिख देंगे, है ना, कैपिटल U है ना, तो हम लोग कैपिटल U लिखेंगे, इक्वल टू है तो इक्वल टू, हाफ है तो हाफ, है ना। अब यहाँ देखिए सी के जगह पे हमने क्या लिखना है, तो हमको लिखना है, जैसे हमको पता है कि सी के जगह पे क्या लिखना है, के एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे ए इंटू डी। क्यों लिखना है, क्योंकि बाबू ये इसका मान था, क्योंकि बोलेंगे कि सी का वैल्यू कितना था, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी, और इस सी के जगह पे हमने क्या भरा, तो यहाँ पे इस सी के जगह पे हमने के एप्सिलॉन नॉट डी भरा, और भी स्क्वायर है तो हमने क्या किया, भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 में अब कैपिटल यू का मान भरेंगे। समीकरण क्या है, ये हमारा 1 है, ये हमारा समीकरण 1 में, अब ये कैपिटल यू के जगह पे क्या करेंगे, इस यू का मान भरेंगे। तो लिखिएगा साफ साफ कि समीकरण, यहाँ पे लिखिएगा कि समीकरण है ना एक में यहाँ पे क्या बाबू, यू का मान भरने पर, मान रखने पर। ठीक है, तो बाबू जब हम मान रखेंगे, पहला हमारा समीकरण क्या था, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि सबसे पहले हमारा समीकरण क्या था, यहाँ पे स्मॉल यू इक्वल टू क्या था, कैपिटल यू बटे में क्या था, भी था। अब इस यू के जगह पे इस ये जो मान है वो रखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल यू, है ना, हमारा क्या हो जाएगा, इधर स्मॉल यू है तो स्मॉल यू हो जाएगा, संधारित्र को संचित ऊर्जा घनत्व तो यू इक्वल टू क्या, इस कैपिटल यू का मान क्या है, तो आप बोलेंगे 1/2 है, 1/2 है ना। उसके बाद से क्या है, यहाँ पे साफ साफ हमको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, के एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे ए इंटू यहाँ पे क्या है, डी है, और इधर क्या है, भी स्क्वायर है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया क्यों, क्या, यू का मान। लेकिन आप लोग एक बात बताइए हमको कि बटा में भी हो तो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस भी का भी मान रखेंगे, क्योंकि हमने तो सिर्फ यू का मान इतना रखा, अब बटा में भी है तो हमने क्या किया, भी रख दिया। ठीक है, इतना आपको स्पष्ट हो गया, इतना क्लियर हो गया। इतना जब स्पष्ट हो गया प्यारे बच्चों, तो आप एक बात बताइए कि बाबू भी क्या होता है प्यारे बच्चों, आयतन होता है। तो भी इक्वल टू यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि यहाँ पे कहाँ पे लिखे जी, थोड़ा यहीं पे लिख देते हैं कि चूंकि आप लोग क्या लिखेंगे,
लिखिएगा कि भी आयतन होता है और आयतन इक्वल टू क्या होता है, आयतन इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल यहाँ पे होता है इनटू क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे होता है क्षेत्रफल इनटू क्या हो जाता है, दूरी हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल इनटू दूरी। ठीक है, ये आपको पता है कि क्या होता है, चूंकि आयतन इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल इनटू दूरी होता है। सभी को पता है ना, एक बार बता दीजिए। बहुत बढ़िया। तो यहीं पे हम लिखते हैं, कहीं पे यहाँ पे तो जगह नहीं बच रहा, 1 मिनट रुक जाइए, इसको मिटा के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, यहीं पे लिख देते हैं। चूंकि यहाँ पे याद रखना है कि चूंकि हम यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं, चूंकि आयतन इक्वल टू क्या होता है, आयतन इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू दूरी। क्षेत्रफल इंटू दूरी को हम लोग क्या लिखेंगे, तो बाबू हम लोग लिख देंगे क्षेत्रफल को ए से, इंटू दूरी को क्या, डी से, यानी भी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इंटू डी लिखेंगे, ए इंटू डी लिखेंगे। बाबू इस भी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा ये हमारा समीकरण है, हम लोग लिख देंगे यू है तो यू है, मतलब क्या, स्मॉल यू है ना बाबू, संचित ऊर्जा है, तो संचित ऊर्जा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ पे संधारित्रों की यहाँ पे देखिए संचित ऊर्जा यू इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ है, तो हम क्या करेंगे, हाफ दे देंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे जैसे है वैसे वैसे दे देंगे। यहाँ पे के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, के एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे ए बटे में क्या है, डी है तो डी, और इधर क्या है, भी स्क्वायर है तो भी स्क्वायर, और ये जो बटा है ना, बटा में भी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी। आयतन इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू डी, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटू यहाँ पे हम डी कर सकते हैं। ठीक है, जब ए इंटू डी जैसे हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इस ए से हमारा क्या होगा, ये ए कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यू इक्वल टू क्या बचेगा, तो आप लिखेगा यू इक्वल टू क्या बचेगा, 1/2 है तो 1/2, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो ओनली के एप्सिलॉन नॉट बचेगा, के एप्सिलॉन नॉट बचेगा, इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, भी स्क्वायर बचेगा, और बाबू डी में डी से गुणा होगा, क्या हो जाएगा, बटे में यहाँ पे डी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, u है तो u, इक्वल टू है तो इक्वल टू, हाफ है तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट है तो के एप्सिलॉन नॉट। अब बाबू इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो एक स्टेप इसको अगर हम बढ़ाएंगे ना, तो v बटे में यहाँ पे क्या, d, और इसका हम लोग द होल स्क्वायर कर सकते हैं। चूंकि अब यहाँ पे लिखिएगा कि चूंकि, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि चूंकि, यानी चूंकि लिखिएगा कि e इक्वल टू क्या होता है, तो बाबू v इंटू क्या होता है, d होता है। चूंकि e इक्वल टू क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू क्या होता है, v इंटू डी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, भी बटे डी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा क्या लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे, कि यू है तो यू, इक्वल टू है तो इक्वल टू, हाफ है तो हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट है तो के एप्सिलॉन नॉट, और भी बटे डी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, ई यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, चाहे एक ब्रैकेट हटा ही देते हैं कोई बात नहीं, ई स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों हमारा तो सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे के कोई आ रहा है, तो बाबू के जो अगर होगा ना, मान लीजिए कि यदि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात का माध्यम हो, तो के इक्वल टू, चूंकि के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग के का मान अगर 1 रखेंगे तो हमारा प्रूफ क्या होगा, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के मतलब के तो हट जाएगा है ना, के 1 से गुणा करिएगा इसमें, तो ये सब को क्या होगा, हट जाएगा, यानी क्या बचेगा यहाँ पे, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या बचेगा, ई स्क्वायर, और इसी को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए तो इसी को हमको प्रूफ करना था ना, देखिए यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो हमने क्या किया, इतना प्रूफ किया, तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार शॉर्ट अंदाज में देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट अंदाज में देखते हैं कैसे हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि संधारित्र की धारिता को परिभाषित कर देना है, उसके बाद से लिखना है कि संधारित्र का संचित ऊर्जा क्या होता है, कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसके आयतन में क्या होती है, ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र का संचित ऊर्जा घनत्व कहते हैं, और U इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल U बटे में भी होता है, जिससे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और लिखेंगे कि यदि किसी समानांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों का क्षेत्रफल A है, माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, K है, और उसके बीच की दूरी D होती है, तो हम क्या लिखते हैं, C इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी होता है। ठीक है, उसके बाद से लिखेगा कि यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी हो, तो प्लेटों के बीच के आयतन में स्थित मतलब संचित ऊर्जा U, कैपिटल U इक्वल टू क्या होता है, हाफ सी बी स्क्वायर। अब सी की जगह पे इस सी का वैल्यू मतलब क्या भरेंगे, इस सी की जगह पे इस सी का वैल्यू भरेंगे, तो जब हम लोग इस सी की जगह पे इसका सी का वैल्यू भरें तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा कैपिटल यू का मान निकल गया, तो अब समीकरण 1 जो था ना, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 जो था, अब यू की जगह पे भरेंगे। समीकरण 1 क्या था हमारा, ये था। अब क्या करेंगे कि समीकरण में यू का मान भरेंगे, अब यू का मान ये हमारा पूरा है, हम लोग क्या करेंगे, यू की जगह पे ये पूरा भर दिए, नीचे में भी है तो भी, जो कि भी क्या होता है, आयतन इक्वल टू क्या होता है, तो क्षेत्रफल इंटू दूरी होता है, तो भी की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा, ए इंटू डी लिखा। अब इससे क्या हुआ, ए से हमारा कैंसिल हो गया, यानी यू इक्वल टू क्या बता, 1/2, यहाँ पे के
एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, और डी में डी से गुणा तो डी स्क्वायर, तो बटे में क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, यानी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ यहाँ पे के एप्सिलॉन नॉट और भी बटे में डी और इसका स्क्वायर, जो कि पता है कि वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू क्या होता है भी बटे में डी, तो इस भी बटे में डी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं ई लिख सकते हैं, ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे के को एक्स्ट्रा है तो निर्वात में मानिएगा तो के का मान क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, तो एक में गुणा करिएगा तो यू इक्वल टू क्या 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया 100%? अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि एम्पियर का परिपथ नियम, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूफ भी करना है इसको, ठीक है। 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, चला ध्यान में रखिएगा इतना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एम्पियर का परिपथ नियम क्या है, सिंपल सा समझिएगा कि एम्पियर का परिपथ नियम क्या है कि जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन क्या होता है, प्रवाहित धारा के क्या होता है म्यू नॉट गुना के बराबर होता है, ठीक है। ये हमने आपको प्यारे बच्चों डेफिनेशन बता दिया। अब चलिए इसको समझाते हैं कैसे होगा, इसको समझाते हैं कि कैसे होगा। चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या होता है कि मान लीजिए कि ये क्या है, कोई चालक तार है, ये क्या है प्यारे बच्चों कोई चालक तार है ना। जब भी हम किसी चालक तार में क्या करते हैं, आपको क्या बताएं कि इसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं, तो जब भी किसी चालक तार में हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर जी इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो प्यारे बच्चों क्या होता है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि अगर किसी चालक में हम क्या करेंगे, धारा को प्रवाहित करते हैं तो उस पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ये क्या है कोई बिंदु है और बिंदु हम मान लेते हैं क्या है डीएल है, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की ये जो तीव्रता होगी ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर भी होती है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन क्या होता है, उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट आई के बराबर होता है। यानी हम क्या लिखेंगे कि प्यारे बच्चों हमारा ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि जब भी किसी हम चालक तार में धारा को प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसके किसी बिंदु पे, बिंदु क्या है डीएल, उसके किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन, यानी क्या पृष्ठीय समाकलन, समाकलन है लेकिन ये पृष्ठीय समाकलन क्या प्यारे बच्चों, किसी मतलब जब भी किसी चालक तार में हम क्या करते हैं धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु, अब बिंदु क्या है डीएल, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना कि म्यू नॉट आई के बराबर होता है, जो कि ये हमारा क्या है बाबू एम्पियर का परिपथ नियम है और इसी को हमको प्रूफ भी करना है। क्लियर हो गया ना, ये क्या है आखिर बोला क्या जा रहा है। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि एम्पियर का परिपथ नियम क्या है। तो देखिए डेफिनेशन कब से हम चिल्ला रहे हैं, तो देखिए किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, जब भी हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके किसी बिंदु पर, बिंदु क्या है डीएल, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र डीएल, उसका क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है म्यू नॉट आई के। इसी को क्या कहते हैं हम लोग एम्पियर का परिपथ नियम कहते हैं, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों इसको हम प्रूफ भी करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का बिंदु क्या था डीएल, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र का किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी है ना, इसका पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है प्यारे बच्चों किसके, तो याद रखना है कि म्यू नॉट आई के बराबर होता है ना, यही ना हमने पढ़ा। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पे आपको ध्यान रहे कि सबसे पहले लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम से, तो यहां पे लिखिएगा बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से, सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से। तो बायो सेवर्ट के नियम से क्या होता है कि किसी चालक तार से आर दूरी पर, लिखिएगा यहां पे बायो सेवर्ट के नियम से क्या लिखेंगे कि किसी चालक तार से आर दूरी पर, कितना आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहां पे हम लोग लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम से किसी चालक तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है प्यारे बच्चों क्या होती है, बी इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि म्यू बटा में क्या होता है 4 पाई होता है, म्यू बटा में 4 पाई इंटू क्या होता है 2i बटा आर होता है। ये प्यारे बच्चों हमने थ्योरी में करा रखा है ना। ये क्या करते हैं, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, इसकी तीव्रता होती है कब, तो बायो सेवर्ट के नियम से किसी चालक तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बी इक्वल टू क्या होता है म्यू बटा में 4 पाई इंटू 2i बटा में आर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों हम तो एक यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल, इसका तीव्रता निकाल रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे जगह पे तीव्रता निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या, पूरे को ऐड करने के लिए समाकलन करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में डीएल के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, जिससे क्या होगा प्यारे बच्चों हमारा पूरा का पूरा तीव्रता निकल जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे कि डीएल के सापेक्ष है ना, क्या करेंगे डीएल के सापेक्ष, डीएल के सापेक्ष है ना दोनों पक्षों में समाकलन करने पर,
समाकलन करने पर लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे समाकलन करेंगे क्या, बी का, ठीक है। बी किसके खिलाफ, डीएल के सापेक्ष, है ना। बराबर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका समाकलन करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, म्यू बटा में क्या होगा प्यारे बच्चों, 4 पाई होगा, ठीक है। म्यू बटा में क्या होता है, म्यू नॉट ले लीजिए, यहाँ पे म्यू नॉट ले लीजिए। म्यू नॉट बटा में क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, इंटू क्या होगा, 2i बटा में क्या होगा, r होगा। और प्यारे बच्चों इसमें भी तो dl के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां से प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि हमारा जो bdl है ना, ये सेम टू सेम रहेगा, समझिएगा। यहाँ पे ये जो हमारा पृष्ठीय समाकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, पृष्ठीय समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि पृष्ठीय समाकलन यहाँ पे क्या बनेगा, bdl ही बनेगा, ठीक है। बराबर के उधर आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा जितना भी कॉन्स्टेंट होता है ना, बाहर निकल जाता है। तो ये कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट बटा में 4 पाई है, ये हमारा कॉन्स्टेंट है। बटा में क्या है, 2i बटा में क्या है, r है ना। यहाँ पे ये क्या है, 2i बटा में r है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ dl बच जाएगा। क्या बच जाएगा, dl, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हमारा बाहर निकल गया। कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा ही, ठीक है। कांस्टेंट है चला तो बाहर निकल जाएगा। तो कांस्टेंट को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, ठीक है। कांस्टेंट को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सुनिएगा, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पृष्ठीय समाकलन bdl है तो bdl लिख देंगे, bdl लिख देंगे। बराबर इधर क्या बचा, बराबर बचा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि म्यू नॉट बटा में क्या है प्यारे बच्चों, 4 पाई है, तो 4 पाई लिख देंगे। उसके बाद से प्यारे बच्चों 2i बटा में r है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2i बटा में r, है ना। और इधर क्या है प्यारे बच्चों, dl है। dl का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए कि यहाँ पे इसका तीव्रता अलग है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। तो सारा अगर तीव्रता को जोड़ना पड़ेगा तो क्या होगा, dl की परिधि निकालनी पड़ेगी। यानी पूरा का अगर हम जोड़ेंगे, पूरा का अगर समाकलन करें, यानी पूरे का तीव्रता निकालेंगे, तो हमको वृत्त का परिधि निकालना पड़ेगा। तो हम लोग वृत्त का परिधि निकालेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना कि वृत्त का परिधि क्या होता है, आपको इतना ध्यान में होना चाहिए कि जो हमारा वृत्त का परिधि होता है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम इसका जब समाकलन करेंगे तो वृत्त का परिधि बन जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझिए कि क्या होगा, यहाँ पे अब आप लोग समझिए कि क्या होगा। यहाँ पे जितने भी सारे बच्चे हैं ना, अब यहाँ पे समझेंगे क्या होगा। यहाँ से क्या होगा, r से r कैंसिल, r से r कैंसिल, ठीक है। यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा हमारा प्यारा बच्चों पृष्ठीय समाकलन bdl, है ना। bdl बचा, बराबर क्या बचा, म्यू नॉट बचा, तो हम लोग लिख देंगे म्यू नॉट, और i बचा तो i। और यही ना हमको प्रूफ करना था, इसके अलावा भी और कुछ प्रूफ करना था, नहीं ना करना था। तो यही तो है हमारा प्यारे बच्चों एम्पियर का परिपथ नियम, जो हम आपको समझा दिए इतना बढ़िया से। तो यही होता है हमारा एम्पियर का परिपथ नियम। सिंपल सा क्या करना है, एम्पियर का परिपथ नियम का एक बार फिर से रिकेप चलिए। एम्पियर का परिपथ नियम क्या होता है, हम आपको समझा देते हैं कि जब प्यारे बच्चों किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु क्या है, डीएल, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्या होती है प्यारे बच्चों, उसके पृष्ठीय समाकलन का उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी प्यारे बच्चों उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले बायो-सेवर्ट के नियम से लिखेंगे कि किसी चालक तार से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो b इक्वल टू क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को b से सूचित करते हैं। b इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, याद क्या करना है कि म्यू नॉट बटा में 4 पाई होता है, इंटू क्या होता है प्यारे बच्चों 2i बटा में r होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमको पूरा का पूरा प्यारे बच्चों सिर्फ इतना का तीव्रता थोड़ी निकालना है, हमको पूरा का निकालना है। तो क्या करेंगे, पूरों को ऐड करने के लिए हम लोग समाकलन करते हैं। तो क्या करेंगे, डीएल के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो ये तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट है, क्या हुआ, बाहर निकल गया, बचा डीएल। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, डीएल जो है हमारा एक बिंदु का है, ऐसे ही पूरे पे निकालना पड़ेगा। समाकलन का मतलब क्या होता है, पूरे को जोड़ना। तो यहाँ पे वृत्त का परिधि नहीं हुआ, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो वही क्या कर देंगे, जब इसका समाकलन करेंगे तो हमारा 2 पाई r होगा। r से r खत्म, 2 से इधर देख लीजिए 2 खत्म, यानी 4 खत्म, पाई से पाई खत्म, और 2 से ये 2 खत्म, बचा क्या प्यारे बच्चों, bdl इक्वल टू क्या, म्यू नॉट i। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रूफ हो गया, एम्पियर का परिपथ नियम है, जो 5 नंबर आपको दिला सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला आ जाइए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, है ना, रदरफोर्ड साहब। तो प्यारे बच्चों रदरफोर्ड साहब ने 1911 में एक परमाणु मॉडल दिया, है ना। अब इस परमाणु मॉडल में क्या था कि उन्होंने प्यारे बच्चों परमाणु में नाभिक की खोज किया था, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक स्वर्ण प्लेट लिया, है ना, 100 nm का, ये क्या है, एक स्वर्ण पत्र है ना। अब स्वर्ण पत्र को लिया और अल्फा किरण को उत्सर्जित कराया इसमें, है ना। यानी याद क्या करना है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से उत्सर्जित हुए अल्फा किरण को क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ पे पार कराया। इससे क्या किया प्यारे बच्चों की, इससे प्रवाहित किया। तो क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे अल्फा किरण है, ये क्या है, अल्फा किरण। अल्फा किरण पे क्या होता है, प्लस आवेश होता है, ठीक है। ये क्या है, अल्फा किरण है। तो यहाँ पे याद रखना कि बहुत सारे ऐसे अल्फा किरण को भेजे, जब मतलब पहले क्या किए कि अल्फा किरण को ऊपर से गुजारा, तो बहुत सारे ऐसे अल्फा किरण थे ना,
क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे अल्फा किरण हुए जो क्या हुए प्यारे बच्चों, स्वर्ण पत्र से आर पार हो गए। तो उससे क्या पता चला कि जो परमाणु होता है ना, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। फिर उन्होंने क्या किया कि अल्फा कण को क्या किया कि उसके केंद्र के तरफ से गुजारा। तो केंद्र की तरफ, यानी यहां पे याद रखिएगा कि ये जो कण आया केंद्र की तरफ, तो हल्का सा क्या हुआ, विक्षेपित हो गया। तो इनको थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि नहीं, केंद्र में कुछ ना कुछ तो है। फिर क्या किया इन्होंने, और इसके नजदीक से गुजारा तो और ज्यादा विक्षेपित हुआ। फिर इनको और शक हुआ तो ये क्या किए, और ज्यादा नजदीक से अल्फा किरण को गुजारे तो ये और ज्यादा विक्षेपित हुई। तो इनसे पता लगने लगा दूसरा जब प्रयोग किया इन्होंने तो उसे पता लगने लगा कि हाँ, परमाणु का जो नाभिक है शायद परमाणु के केंद्र में है, तभी केंद्र की तरफ जाने पे ये क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है। जितने इसके पास से गुजर रहा है उतने क्या हो रहा है, ये विक्षेपित हो रहा है। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। फिर तीसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया, लगभग 10 लाख 20 लाख किरणों को एक साथ छोड़ा। तो उसमें से एक जो किरण था ना, जिस रास्ते से गया था ना, उसी रास्ते से फिर वापस लौट के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे उनको पता लग गया कि परमाणु के नाभिक में क्या है, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक है, और नाभिक क्या है, बहुत ही सूक्ष्म कण है ना। तो ये उन्होंने खोज निकाला था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। तो रदरफोर्ड ने सन 1911 में एक परमाणु मॉडल मतलब संरचना का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें रदरफोर्ड साहब ने रेडियो एक्टिव तत्व के प्लेनियम से गतिज ऊर्जा से निकलने वाले जितने भी अल्फा किरण थे उनको एक किरण पुंज को एक यहाँ देखिए बहुत पतले स्वर्ण पत्र से गुजारा। ये क्या है, हमारा स्वर्ण पत्र, बहुत पतला स्वर्ण पत्र था। इससे जब गुजारा तो प्यारे बच्चों यहाँ पे गुजारा है ना, मतलब गिराया। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ आप देख लीजिए। अब हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए तथा इसके कमियों को उल्लेख करें, है ना। तो प्यारे बच्चों आपको पूछा जाएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो आपको सिंपल सा लिखना है कि रदरफोर्ड साहब जो थे 1911 में इन्होंने एक परमाणु मॉडल दिया, है ना। उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड साहब ने एक परमाणु मॉडल मतलब दिया था अपना 1911 में, और उन्होंने क्या किया, केवल परमाणु में नाभिक की खोज की। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक स्वर्ण पत्र लिया, यानी सोने का एक पतला से एकदम महीन पतला चादर लिया। ठीक है, और यहाँ पे याद रखने की रेडियो एक्टिव पोलेनियम से निकलने वाले जो गतिज ऊर्जा होते हैं यानी अल्फा किरण होते हैं, उसको क्या किया, इससे गुजारा। तो पहला प्रयोग किया इन्होंने, पहले अल्फा किरण को, क्योंकि अल्फा किरण पे क्या होता है, धन आवेश होता है, तो अल्फा किरण से क्या किया इन्होंने, पहले प्रयोग में अल्फा किरण को गुजारा। तो बहुत सारे ऐसे अल्फा किरण थे वो क्या हो गए प्यारे बच्चों, स्वर्ण पत्र के आर पार चले गए। यानी बहुत सारे ऐसे अल्फा किरण है जो प्यारे बच्चों स्वर्ण पत्र के आर पार चले गए जब मतलब गुजारा उनसे। तो उनको पता लगा कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है। पहला निष्कर्ष उनका ये निकला, निष्कर्ष भी पूछा जाएगा तो लिखिएगा कि पहला निष्कर्ष उनका ये निकला कि जब बाबू यहाँ पे कि जब अल्फा किरण को प्यारे बच्चों स्वर्ण पत्र से गुजारा गया तो बहुत सारे अल्फा कण जो हुए क्या हुए बाबू, आर पार चले गए, गुजर गए इससे। तो इनसे पहला निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है प्यारे बच्चों, खोखला गोला होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उन्होंने दूसरे प्रयोग में क्या किया बाबू, जो अल्फा किरण है ना इसके केंद्र के तरफ से गुजारा। जैसे प्यारे बच्चों ये जो अल्फा किरण है, ठीक है, ये जो अल्फा किरण है इसके केंद्र से गुजारा तो ये हल्का सा विक्षेपित हुआ। तो इनको मन में ख्याल आ रहा, अरे ये विक्षेपित कैसे हो रहा है, जरूर परमाणु के केंद्र मतलब परमाणु के केंद्र में कुछ ना कुछ तो है, तभी तो ये विक्षेपित हो रहा है। फिर क्या किए, और पास से अल्फा किरण को गुजारे तो ये और ज्यादा विक्षेपित हो गया इससे भी। तो फिर उनको अचंभव हुआ, अरे ये तो और विक्षेपित हो रहा है। फिर क्या किए, इसको और पास से अल्फा किरण को गुजारे तो ये और ज्यादा, यानी जितना केंद्र के नजदीक जाता था उतना ज्यादा ये विचलित होता था, विक्षेपित होता था। तो प्यारे बच्चों दूसरा निष्कर्ष में इनको ये पता चला, है ना, दूसरा जब प्रयोग किए दूसरा निष्कर्ष में ये पता चला इनको कि जो यहाँ पे याद रखना कि जो परमाणु का नाभिक है ना, तो परमाणु के केंद्र में ही है, तभी वहां पे अल्फा किरण जा रहा है तो वो विक्षेपित हो रहा है। ठीक है, इतना हो गया। फिर प्यारे बच्चों तीसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे लाखों किरणों को छोड़ दिया। तो जब लाखों किरणों को छोड़ा तो उसमें से एक किरण क्या हुआ ना कि नाभिक से टकरा के उसी रास्ते से, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। तो इससे पूरा कंफर्म हो गया कि जो परमाणु का नाभिक होता है परमाणु के केंद्र में ही उपस्थित होता है, और परमाणु का नाभिक में प्यारे बच्चों जो मतलब परमाणु के केंद्र में जो नाभिक है वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म कण है। ठीक है, ये भी उससे पता चला। तो चलिए पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कैसे लिखना है। कि लिखना है कि रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में परमाणु मॉडल रचना का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें रदरफोर्ड साहब ने रेडियो एक्टिव पोलेनियम से निकलने वाले
गतिज ऊर्जा के जितने भी अल्फा कण है उनको प्यारे बच्चों किरण पुंज को एक यहाँ पे देखिए बहुत पतले स्वर्ण पत्र से पे गिराया, यानी बहुत ही पतले स्वर्ण पत्र पे गिराया, यानी उसे आर पार कराया, तथा फिर देखा कि स्वर्ण पत्र से गुजरते हुए जो अल्फा कण है विभिन्न दिशाओं में क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है। विभिन्न दिशाओं में क्या विक्षेपित हो रहा है, जितना पास से जा रहा है उतना ज्यादा विक्षेपित हो रहा है ना। अल्फा किरण को इस प्रकार के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को क्या कहा गया, तो प्यारे बच्चों प्रकीर्णन कहा गया। ठीक है, इस प्रकार रदरफोर्ड ने इस प्रयोग को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं, यानी इस प्रयोग को ही हम लोग क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों चलिए रदरफोर्ड परमाणु के तथ्यों पूछेगा कि रदरफोर्ड परमाणु के तथ्यों को लिखे, है ना। 5 नंबर का है तो सारा पूछेगा और कमी भी पूछेगा। तो परमाणु मॉडल का तथ्य क्या है हम आपको समझाते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का तथ्य क्या है हम आपको समझाते हैं। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग सुनिए कि इसका तथ्य क्या है। तो सुनिएगा कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को यहाँ पे विस्तार पूर्वक समझाने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य दिए, जिसमें पहला क्या है कि इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने देखा कि ज्यादा अल्फा कण क्या हो रहा है, स्वर्ण पत्र से विक्षेपित हुए बिना ही सीधे चले जा रहे हैं। हमने आपको अभी क्या बताया कि पहला प्रयोग में उन्होंने क्या पाया कि जितने भी अल्फा कण है वो क्या आ गए, आर पार चले गए, जिससे उनको क्या पता चला कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है खोखले गोलियां होता है। पहला यहाँ पे इनको पता चल गया कि परमाणु का ज्यादातर भाग जो होता है अंदर से खोखला होता है, पहला निष्कर्ष में यह पता चला। फिर दूसरा यहाँ पे क्या किया कि कुछ अल्फा कण को अपने मार्ग से न्यून कोण बनाते हुए देखा, यानी क्या हुआ, अपने मार्ग से न्यून कोण जैसे जैसे पास आते गया वैसे वैसे क्या हो गया, ज्यादा विचलित होता गया, है ना। जब अल्फा कण अपने मार्ग से न्यून कोण बनाते हुए विचलित होता है, मतलब विक्षेपित हो जाता है, चूंकि हमें पता है कि अल्फा कण क्या है, धन आवेशित होता है, इसलिए किसी धन आवेशित वस्तु द्वारा ही यह विक्षेपित हो सकता है। अब देखिए कि अल्फा किरण पे क्या होता है, धन आवेश, और यहाँ पे जो नाभिक होगा, परमाणु का नाभिक होगा, कहीं ना कहीं उसमें धन आवेश है तभी ये विक्षेपित कर रहा है। अगर ऋण आवेश होता तो ये अपने अंदर चिपका लेता। कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों ये धन आवेश है, तभी ये धन आवेश अल्फा किरण पे होता है, तभी ये विक्षेपित कर रहा है। तो इससे ये भी निष्कर्ष निकला कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो धन आवेशित होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि लिखा गया, इसलिए यहाँ पे याद रखना है किसी धन आवेशित वस्तु द्वारा ही विक्षेपित हो सकता है। इससे रदरफोर्ड माना कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश परमाणु के भीतर एक छोटा सा भाग, मतलब एक केंद्र होता है, केंद्र में जो उपस्थित होता है, परमाणु का एक छोटा सा भाग है जो केंद्र में रहता है। तीसरा यहाँ पे याद रखना है कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर वापस लौटा है, अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर क्या वापस लौटा है ना। इससे रदरफोर्ड ने यह माना कि आवेश परमाणु के अंदर एक अति सूक्ष्म स्थान यहाँ पे संकेंद्रित रहता है। इस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। उस टाइम से हम यही समझा रहे थे, इसी को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को इतना समझ में आ गया। अगर आपसे पूछेगा कि तथ्य क्या है, तो तथ्य तो आपको बता दिए कि पहले उन्होंने जब अल्फा कणों को स्वर्ण पत्र पे गुजारा तो अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए, आर पार चले गए। इससे क्या पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला गोला होता है। फिर दूसरे में क्या किया कि उसके मतलब केंद्र के तरफ से गुजारा तो प्यारे बच्चों जो अल्फा कण है विचलित होने लगी। इससे क्या पता चला कि अल्फा कण पे भी धन आवेश और परमाणु के नाभिक में भी धन आवेश होगा, तभी यह विचलित कर रहा है। और जहां ना अगर बात की जाए कि परमाणु का जो नाभिक है परमाणु के केंद्र में ही उपस्थित है, तो इससे दो बातें पता चली। फिर उन्होंने फिर क्या किया, अल्फा किरणों को केंद्र की तरफ से गुजारा तो बहुत सारे ऐसे अल्फा कण तो विचलित हो गए, लेकिन कुछ अल्फा कण क्या हो गए, प्रकीर्णित होकर उसी रास्ते से वापस आ गए। तो उनसे यह पता चला कि परमाणु जो है केंद्र में है और एक सूक्ष्म भाग है। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया। अब परमाणु मॉडल की कमियां क्या है रदरफोर्ड के, ये आप लोग जान लीजिए। अब इन कमियों को दूर करने के लिए नील बोर साहब ने 1913 में दिया था, ये तो हम आपको पढ़ा चुके हैं ना, वो भी पढ़ा देंगे। तो याद रखिएगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो कमियां पाई गई। पहला क्या है कि रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सकता। तो ये क्या है, इसके दो प्यारे बच्चों क्या है आपको ध्यान में रखना है कि इसके ये दो आपको बताने हैं कि ये क्या है, इसकी कमियां हैं, और इसकी कमियों को दूर करने के लिए कौन है, नील बोर साहब है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं।